everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो आज के इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। चलो, ये कुछ डेफिनेशंस है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप सबको पता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेनरेशन, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए इट इज एसेंशियल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक टर्म आती है जिसमें इसका मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन हम आते हैं वीवी पैरिटी पे। इसका मतलब कि जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ दे, जन्म देते हैं जो लोग, ओविपेरस यानी कि एग लेइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेसिक टर्म्स है, आपने पढ़ी है ऑलरेडी, आपको पता है। चलो अब चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, गैमीट बने, गैमेटोजेनेसिस, उनका फ्यूजन, ये सारे स्टेप्स हम इस चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे, मतलब कि रैपिडली कवर करेंगे। सेक्स ऑर्गन्स जो है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्योंकि नाम प्राइमरी है तो इसका जो फंक्शन है वो भी प्राइमरी होगा। प्राइमरी फंक्शन यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन और हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन। वहीं सेकेंडरी, ये डायरेक्टली गैमीट प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसमें आता है आपका टेस्टिस एंड ओवरीज। यहाँ पे आपके आते हैं डक्ट्स हैं, है ना, जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, ग्लैंड्स है, ये सब चीजें आ जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेल्विक रीजन में होता है। इसमें क्या क्या आता है? पेयर टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स आएंगे एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। ये सारे पार्ट है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिकल्स रहते हैं। स्क्रोटम बॉडी टेम्परेचर से 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम टेस्टिस को प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है। पीनस कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर हो गई। टेस्टिस जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। एक्सेसरी डक्ट में आपका आता है रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड में ये तीन ग्लैंड्स आपको देखने मिलती है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल, या फिर इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर टेस्टिस की बात करें, ओवल शेप का है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड है। टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से अपने कान में डाल लेना, अपनी बुद्धि में बिठा लेना, क्योंकि सवाल इन्हीं पॉइंटर्स से आने वाले हैं। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ये अंदर से जो सेगमेंटेशन हुआ, ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो कितने होते हैं? 250, इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये हो गई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस, यहीं से पाथवे भी बता दूंगी, पाथवे पे नीट में बहुत सवाल आते हैं, ध्यान रखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आपकी ओपन होती है, ये जो जाली जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज योर व्हाट? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस में ओपन हुई तो पाथवे क्या होगा? एक एक करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से कहाँ जा रहा है? दिस इज योर व्हाट? दिस इज वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ओपन हुआ। वासा एफरेंशिया आगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस में ओपन होता है। एपिडिडाइमिस आगे ओपन होता है वास डिफरेंस में, एंड वास डिफरेंस ही इसको आगे कैरी करता है यूरेथ्रा तक। ठीक है, एंड मेल के केस में यूरेथ्रा जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, मतलब कि वहां से यूरिन एंड स्पर्म दोनों पास होते हैं। एंड अब आते हैं पाथवे, हमने देख लिया रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वहां से वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। देन अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहां से स्पर्म बनी इस तरह से, ये वास डिफरेंस कैरी करेगा, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे ये आपका वास डिफरेंस आ रहा है, ये जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रही है, दिस इज व्हाट? ये आपकी सेमिनल वेसिकल है। इधर से भी एक डक्ट आएगी, दोनों जब डक्ट यहाँ मिलेगी, जब यहाँ दोनों डक्ट, एक इसकी डक्ट और यहाँ इन दोनों का जब मिलन होगा, तो ये कहलाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे ओपन होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, इसका सिक्रीशन आएगा, ये बल्ब जैसी छोटी सी है, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। ये सारी सिक्रीशन इसमें आएंगे और ये ओपन हो जाएगा आपका यूरेथ्रा में। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर की बात करूं, दिस इज इरेक्टाइल टिश्यू मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू विच इज कॉल्ड एज पीनस, जो कि कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। इसी के पूरे थ्रू आउट द लेंथ यूरेथ्रा जो है वो रन करता है। इसका जो फ्रंट एनलार्ज्ड पार्ट है ये कहलाता है ग्लांस पीनस, जो आगे एक फोर स्किन से कवर्ड होता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है, दिस इज व्हाट? यूरेथ्रल मियाटस, जहां से इजैक्यूलेशन होता है या यूरिन पास आउट होता है।
चलो, ग्लैंड्स की बात करें, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है एंड बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर्ड है। ये जो ग्लैंड हमने बात करी जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी बना रही थी, इसके सिक्रीशन में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए यानी कि एटीपी चाहिए होगी उसका सिंथेसिस कराता है फ्रक्टोज। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल में आपका सबसे मेन याद रखने वाली बात है म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्टार मार्क कर लेना, और ये म्यूकस ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीमन का मतलब है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml सीमन बाहर आता है, और इसमें एक हेल्दी इंडिविजुअल में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए एंड 40% की वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ये क्या है, आपका पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपके पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड को भी पढ़ा जाता है। मेमरी ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन सपोर्ट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड केयर, चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको यहाँ पढ़ा जाता है। ठीक है, पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, ये हो गई ओवरीज जो आपका गैमीट का प्रोडक्शन करती है। ओवरीज के बाद ये आपकी इतनी पूरी है फेलोपियन ट्यूब, इसके आगे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये देखो पहले बेसिक बताती हूँ। ये नैरो पार्ट जो है इस्थमस है, इस्थमस फेलोपियन ट्यूब को किससे, आपके यूट्रस से कनेक्ट करता है। फिर ये वाइडर पार्ट है, दिस इज एम्प्यूला, और यहाँ पे जो फनल शेप्ड पार्ट है ये होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे ओवरी के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रे। ठीक है, यूट्रस की बात, यूट्रस पे आते हैं। यूट्रस में 3 लेयर्स होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम जिसमें स्मूथ मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और बीच की है, सबसे अंदर की है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आपका जो यूट्रस है वो ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स में, सर्विक्स के अंदर जो कैनाल एनक्लोज है दैट इज योर सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल ओपन होती है वेजाइना में, एंड आपका सर्विक्स एंड वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। स्टार मार्क कर लेना इस चीज पे क्योंकि सवाल पूछा जाता है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट्स को मैंने अलग से यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी दिया है। देन हम आते हैं ओवरीज पे। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। इसकी क्या डायमेंशन है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, लिगामेंट से अटैच होती है, हवा में तो लटकी हुई नहीं है। ओवरी यूट्रस से कनेक्टेड है ओवेरियन लिगामेंट से, पेल्विस से कनेक्टेड है सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से। ओविडक्ट्स की बात करें, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं। इसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, फिम्ब्रे के बारे में, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, और फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। अब ओवरी की हिस्टोलॉजी देखते हैं। ओवरी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, बाहर वाला जो पार्ट है वो होता है कॉर्टेक्स, और बीच वाला पार्ट है मेडुला। कॉर्टेक्स में आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स है, बीच के मेडुला पार्ट में ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाहर से इसको पूरा एक एपिथेलियम कवर करता है। यूट्रस पे आए, यूट्रस को वूम्ब या हिस्ट्रा भी कहते हैं, पियर शेप्ड है, ये भी लिगामेंट से अटैच होता है पेल्विक वॉल से। वॉल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के बारे में, अभी बर्थ कैनाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ कम्स टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये डायग्राम है, मॉन्स प्यूबिस क्या है, फैटी टिश्यू की कवरिंग है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फैटी टिश्यू है जो कवर्ड है स्किन से, प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा जो है मॉन्स प्यूबिस से एक लार्ज फोल्ड ऑफ टिश्यू अराइज होता है, ये वाला, ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, ये यहाँ से लार्ज पेयर्ड फोल्ड, पेयर्ड है या ध्यान रखना, यहाँ से पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू जो आ रहा है दैट इज योर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर एक पेयर्ड फोल्ड और प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं आपका लेबिया माइनोरा, जो एनक्लोज करता है वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, सॉरी, हाँ, लेबिया मेजोरा जो है ये सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा के लोअर जंक्शन के ऊपर वेजाइना प्रेजेंट होता है। हाइमन जो है ये वेजाइना को पार्शियली कवर करता है, बट हाइमन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है। ठीक है,
पार्शियली वजाइना कवर करता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट कोर्टस के टाइम पे हाइमन ब्रेक होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें यहाँ आपको दिखाई गई है। फिर आते हैं मेमोरी ग्लैंड में, जो कि सब मैमल्स का फीचर है, सबके अंदर प्रेजेंट है, पेयर्ड है, ग्लैंडुलर है। हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है। मेमोरी लोब्स, ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एनसीईआरटी का जो डायग्राम है। ये कट एंड ऑफ रिब्स है, बीच में मसल है, पेक्टोरेलिस मेजर जो मसल होती है ना, ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल प्रेजेंट है। मेमोरी लोब्स यहाँ पे ये प्रेजेंट है 15 to 20, जिसकी हमने बात की। अब यहाँ पे मिल्क का सिंथेसिस जो है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है। ये निपल वाला एरिया है, निपल के सराउंडेड जो पिगमेंटेड एरिया, दैट इज कॉल्ड एज एरियोला। अब मिल्क का पाथवे जब याद रखना है तो आप याद रखोगे TDAL से, यानी कि सबसे पहले मिल्क बना आपका एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से मिल्क आया आपका मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट के अंदर, डक्ट से मेमोरी एम्पुला एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट, एंड लेक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क इज सक्ड आउट। जो प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है वो स्लाइटली येलोइश और थिक कलर का होता है, तो उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम, यानी कि इनिशियल डेज का जो मिल्क है। इसके अंदर क्या होता है, ये बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, IgA। फिर आते हैं गैमेटोजेनेसिस में, मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के केस में oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपका, ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और टिल द डेथ मेल में कंटिन्यू रहता है। वही जो oogenesis है फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चालू हो जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन मीनोपॉज के बाद बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, ये डायग्राम है जिससे हम इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को समझेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो, इनिशियली स्पर्मेटोगोनिया आए, है ना, ये पूरा सीक्वेंस ध्यान रखना कैसे क्या बनता है। स्पर्मेटोगोनिया आए, स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस किया, अपना नंबर्स मल्टीप्लाई किया, देन इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाया और वो कहलाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी क्या है, लेकिन ये डिप्लॉयड है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से जो बना दैट इज योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से बने, दैट मीन्स ये है हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज योर स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड क्या है, गोल गोल स्ट्रक्चर है। अब इनमें डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी वो है आपकी मैच्योर स्पर्म। डिफरेंशिएशन हुआ, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड यहाँ पे अब जो स्पर्म्स बने हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर उन स्पर्म्स का हेड एम्बेडेड होता है, लेकिन इजैकुलेशन के टाइम पे ये जैसे ही स्पर्म्स इन सर्टोली सेल से निकल के रिलीज होंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, और स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने समझ ली। और क्या है, LH जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। इसमें 2 हार्मोन GnRH जो है, GnRH आता है हाइपोथैलेमस से, ये क्या कराता है, 2 गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराता है आपका LH एंड FSH। LH का काम है लेडिक सेल पे एक्ट करके एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराना, जो कि स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH जो है ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है एंड स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या क्या है, हेड है, नेक है, मिडल पीस है, टेल है। पूरी स्पर्म कवर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम है, हेड है, यहाँ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल। फिर इसके बाद मिडल पीस में 25 to 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मूवमेंट के लिए। फिर ये हो गई टेल जो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट कराती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आते हैं oogenesis पे। oogenesis का क्या होता है प्रोसेस, देखो, फीटल लाइफ में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये आपका था oogonia। oogonia में पहले माइटोसिस होगा, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, जो बना वो हो गया प्राइमरी oocyte, लेकिन ये अभी भी डिप्लॉयड है। अब यहाँ से मियोसिस 1 शुरू तो हुआ, ये सारा तामझाम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है, ये शुरू तो हुआ, लेकिन ये क्या होता है, अरेस्टेड रहता है, अरेस्ट हो जाता है किसमें, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में ये अरेस्टेड रहता है। बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी हो गया, अब तक अरेस्टेड है। प्यूबर्टी में जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, प्यूबर्टी आने के बाद वहां पे
एक साइकिल के अंदर एक आपका जो मतलब कि साइकिल जैसे ही आएगा तो वहां पे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी एंड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। ये सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस 2 स्टार्ट तो होता है, लेकिन वो भी अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे अरेस्टेड हो जाता है और इस केस में जो अरेस्टेड होता है वो हो गया सेकेंडरी oocyte। अब ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन में रिलीज होता है, लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, ये अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है, देन ये फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल की बात करें, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, डिटेल में मैं आपको जब पूरा चैप्टर का वन शॉट कराऊंगी तो वहां पे बताऊंगी। यहाँ पे रैपिडली बता देती हूँ। प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी में एंट्रम यानी फ्लूइड फिल कैविटी अपीयर होती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखाई देती, फुल नहीं होती, फुल्ली डेवलप नहीं होती। यहाँ पे फिर ग्राफियन फॉलिकल में एक तो ओवम के बाहर जोना पेलुसिडा की लेयर आ जाती है और दूसरा यहाँ एंट्रम जो फ्लूइड फिल कैविटी है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है। जोना पेलुसिडा नॉन सेल्यूलर लेयर है जो कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, अगर ये पोलर बॉडी वगैरह हमने पढ़ ली, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो सब प्राइमेट्स में देखने मिलता है एंड प्यूबर्टी में शुरू होता है, जिसे मेनार्के कहा जाता है। ह्यूमन फीमेल में जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 टू 29 डेज का रहता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है जो कि हमने बात की थी, यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है बेसिकली। ओव्यूलेशन हुआ, अब मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है। देखो साइकिल स्टार्ट कब होगा, 3 टू 5 साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। शुरू के 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है। ब्लीडिंग फेज, अब चलो इस डायग्राम से इन चीजों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे पहले एक कंसेप्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है, वो क्या होता है जिससे सारी कहानी समझ आएगी। अगर ईस्ट्रोजन अकेला है और इसका लेवल राइज हो रहा है, दैट मीन्स LH, FSH, GnRH सबको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और सबका लेवल इंक्रीज होगा। वहीं प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों है और कॉम्बिनेशन में दोनों अगर राइज हो रहे हैं दोनों के लेवल, दैट मीन्स यही LH, FSH एंड GnRH को जाएगा नेगेटिव फीडबैक और इनका लेवल डिक्रीज होगा। अब आते हैं इस पे, क्योंकि ये साइकिल है, आगे पीछे कहीं से पढ़ो तो आपका सेम रहता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, आपका प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है और साइकिल के एंड में ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे। जो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है वो क्या करेगा, इस LH GnRH को LH FSH को नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब इनके लेवल को सप्रेस करेगा। जिस LH ने इस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया, इसको मेंटेन किया, उसी को इसने खत्म कर दिया, है ना। उसी यही कॉर्पस ल्यूटियम इनको नेगेटिव फीडबैक देगा। जैसे ही LH खत्म हुआ तो अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे बनाने और मेंटेन करने वाला ही नहीं बचा। तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन बनाने वाला भी कोई नहीं बचा। अब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल का फॉर्मेशन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन उसे प्रोलिफरेट करता है, ग्लैंडुलर बनाता है, सिक्रीटरी बनाता है। तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं बचे तो वॉल को बनाने वाला, मेंटेन करने वाला नहीं बचा। अल्टीमेटली यूट्रस की वॉल भी शेड ऑफ होने लग जाएगी और मेंसेस आ जाएंगे। साइकिल के शुरुआत में कोई हार्मोन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन FSH LH कुछ भी नहीं है। वॉल जो है वो ब्रेक हो गई, मेंसेस आ गए, ब्लड फ्लो हो गया, ब्लीडिंग फेज आ गई। अब यहाँ पे फॉलिकल्स डिवेल्प होना चालू करेंगे ओवरी में। तो डिवेल्पिंग जो फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं और उनमें से भी ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैक्सिमम ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। फॉलिकल डेवलप हो रहे, ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल राइज होगा। जब ईस्ट्रोजन अकेला राइज होता है तो पॉजिटिव फीडबैक देता है, धीरे धीरे LH FSH इनका भी लेवल बढ़ेगा। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना, मतलब मैक्सिमम ईस्ट्रोजन रिलीज, मतलब कि मैक्सिमम LH मैक्सिमम FSH, तो इस केस में क्या होगा, LH सर्ज आएगा और अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा, मतलब कि आपका ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल की वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देती है, जो आपका
प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब इस एलएच ने ही प्रूव हो गया, इस एलएच ने ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किया था, यही इसको मेंटेन कर रहा था। तो इस तरह से ये सारा साइकिल आपका कंटिन्यू होता है। ईस्ट्रोजन की पीक कब आएगी? हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है, ईस्ट्रोजन की एक पीक तो ये आई इन फॉलिकल की वजह से, दूसरी पीक कब आती है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों सिक्रीट कर रहा है, तो दोनों की एक बार फिर से पीक आएगी। तो ईस्ट्रोजन की दो पीक दिखाई देती है, एक बिफोर ओव्यूलेशन, एक आफ्टर ओव्यूलेशन। ये होती है बिफोर ओव्यूलेशन डेवलपिंग फॉलिकल की वजह से, एंड दिस इज ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन की लेकिन एक ही पीक आती है, दैट इज ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना, इस पे आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने का फॉर्मूला है n-14, क्योंकि 14 डे ही कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन सिर्फ 14 डेज का होता है, इस वजह से आप इस तरह से आंसर निकाल लेते हो अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब ये अगर मतलब अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं मीनोपोज कहा जाता है, सॉरी। अब अगर मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल में नहीं आ रहे, तो मतलब ये नहीं है कि दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस है, पुअर डाइट है ना, किसी तरह की कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होता, फिर वो मेंटेन रहता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। पूरे जेस्टेशन पीरियड में, पूरी प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं आते। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करें, अब क्वार्टस के टाइम में सीमन रिलीज होगा, वजाइना में जाएगा, सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, साइट वही है। जंक्शन कहाँ पे होता है, जैसे ही ओवा रिलीज हुआ, ओवरी से ओवा रिलीज होकर एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन से आएगा, उधर से स्पर्म आ रहा है, दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होके क्या फ्यूज हुए, इसी को कह दिया फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, स्पर्म जैसे ही फ्यूज होगा जोना पेलुसिडा में एंटर होगा, तो उसमें क्या होगा, फर्स्टली एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, वो अपने एक्रोसोम के अंदर जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है वो रिलीज करेगा, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता हुआ ओवा में चला जाएगा, एग में एंटर हो जाएगा और फ्यूजन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जैसे ही एक स्पर्म एंटर हुई जोना पेलुसिडा, उसके बाद हार्ड हो जाती है ताकि दूसरी स्पर्म एंटर ना हो, पॉलीस्पर्मी ना हो। ठीक है, तो ये हुआ, ये देखो इधर से ओवा आया, यानी कि सेकेंडरी oocyte आया, स्पर्म से मिला, पहले इसमें क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ, ओवा बना, देन दोनों का फ्यूजन हुआ, ये जायगोट बना। अब इनिशियली क्लीवेज डिवीजन होता है, मतलब कि साइज नहीं इंक्रीज होता, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। तो क्लीवेज डिवीजन हुआ, जायगोट बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 8 to 16 सेल की जो कंडीशन है इसे कहते हैं मॉर्यूला, मलबरी शेप्ड स्ट्रक्चर है। 16 सेल से जो 32 सेल स्टेज है उसे कहते हैं ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला स्टेज में ही आके जो है आपका है ये जो जायगोट है ये फ्यूज होता है आपकी यूट्रस की वॉल से, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और लेकिन इम्प्लांट होने के लिए जो आपका जो ब्लास्ट्यूला है वो जोना पेलुसिडा से हैच आउट होके बाहर आएगा और फिर इम्प्लांट होगा। इस तरह से इंटरडिजिटेशन बनते हैं। कैसे बनते हैं चलो मैं बताती हूँ। देखो ये आपका था ब्लास्ट्यूला, ठीक है, ब्लास्ट्यूला में इस तरह से डिवीजन होता है। बाहर की लेयर जो है ये है आपकी ट्रोफोब्लास्ट, बाहर की जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, एंड ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स दिख रहे हैं ये है इनर सेल मास। यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है विच आर टोटीपोटेंट, ठीक है, जिनसे पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये जोना पेलुसिडा बाहर की ब्रेक हुई और यहाँ से निकल के ट्रोफोब्लास्ट आपका जाके इम्प्लांट हो जाएगा। होता क्या है, ये जो आपका यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट है इससे इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये आगे इंटरडिजिटेशन बना लेते हैं यूट्रस की वॉल के साथ इस तरह से, और ऐसे इम्प्लांटेशन हो जाता है। मतलब इधर से कोरियोनिक विलाई आई, इधर से यूट्रस के इंटरडिजिटेशन बने, एंडोमेट्रियम के दोनों आपस में इंटरलॉक हो गए और ये हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है, HCG भी सिक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनेडोट्रोफिन। और यही फीमेल का जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यूरिन वाला जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उसमें यही HCG डिटेक्ट किया जाता है। और जो LH है, HCG जो है LH की तरह काम करता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। चलो, और प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा क्या एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन है मदर एंड बेबी के बीच में। प्लेसेंटा
का जो मदर का पार्ट होता है, मैटरनल पार्ट, वो बनाता है एंडोमेट्रियम, और फीटल पार्ट बनाता है कोरियन, यानी कि कोरियोनिक जो विलाय है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है प्लेसेंटा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, इसी से बच्चे का एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, O2, रिमूवल ऑफ वेस्ट, सारी चीजें इसी प्लेसेंटा के थ्रू होती है। ये सारे प्लेसेंटा के हार्मोन है HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोरियोनिक, थायरोट्रोपिन, CRH, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करता है, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी इजी हो जाए। और रिलैक्सिन जो है प्लेसेंटा और ओवरी दोनों जगह से रिलीज होता है। प्रेगनेंसी की बात हमने कर ली, किस तरह से अटैच होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल आता है और नीट में भी आया था इसी बार, फर्स्ट मंथ में हर्ट बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स बन जाते हैं। थर्ड मंथ में जो है आपका सॉरी सेकेंड मंथ में ये होता है, थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ में हेयर्स अपीयर ऑन हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, फिफ्थ मंथ में स्टार मार्क कर लेना ऑब्जर्व होता है। सिक्स मंथ में आईलैशेस, आईलिड सेपरेट हो जाती है, हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी देखने मिलते हैं। अब होल प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आगे के 4 to 6 मंथ वाला सेकेंड एंड 7 to 9 मंथ वाला थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, पार्चुरेशन की बात करें, जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पार्चुरेशन। अब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 मंथ है, जितने टाइम की प्रेगनेंसी है जब तक बच्चा माँ के कोख में है उसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब जैसे जेस्टेशन पीरियड खत्म होगा, वाइग्रस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिसकी वजह से बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, और जिसे हमने पार्चुरेशन कहा। पार्चुरेशन क्या है? एक स्टार मार्क करना, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। स्टार्ट होता है जब सिग्नल कहाँ से शुरू होंगे, ये चीज ध्यान रखना, डिवल्व्ड फीटस से सिग्नल स्टार्ट होते हैं एंड द प्लेसेंटा, बाद में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से हम कंक्लूड करते हैं, फुली डेवलप जो फीटस होगा वो मैटरनल पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा कि भैया ऑक्सीटोसिन रिलीज करा दो, वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, एंड क्या होगा, फीटल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ही कराता है, स्ट्रॉन्ग वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बना, फर्दर ये स्टिमुलेट करेगा कि और ऑक्सीटोसिन लाओ, और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर से सिग्नल जाएगा, और ऑक्सीटोसिन आया, फिर से और तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एंड अल्टीमेटली इन वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन से चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर को एंड करते हैं। बहुत रैपिड एक क्विक रिवीजन हमने इस सेशन में किया, और किसी तरह का कोई भी आपका डाउट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू गाइज। बाकी गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़े से दिन बचे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो वी आर देयर फॉर यू।